गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं थ्योरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की थ्योरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन पढ़ रखी है कि इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या होती है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो अपनी मॉल्टन स्टेट में अपने में से करंट को पास होने देते हैं, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम इतना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट हम उसको कहेंगे जो अपनी मॉल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में ही अपने में से करंट को पास होने देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जब भी हम इन जो भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनको मॉल्टन स्टेट में रखते हैं, तो मॉल्टन स्टेट के अंदर ये जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर कंडक्टिंग पावर देखा जाता है। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट की थ्योरी क्या होती है? तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पूरी तरीके से आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl की अगर हम बात करेंगे तो NaCl पूरी तरीके से आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन इसी जगह पे अगर हम कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लें, यानी कि CH3COOH, तो ये पूरा कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाएगा। इसका केवल कुछ पार्ट ऐसा होगा जो आयंस में डिसोसिएट होगा या फिर कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और जो इनकम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है वो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस तो हमें समझ में आ गया। सबसे मेन हमको चीज़ पकड़नी ये है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो सबसे पहले तो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, ठीक है, कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जो भी आयंस होते हैं और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहे हैं, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका कुछ परसेंटेज ही ऐसा है जो आयंस में कन्वर्ट हुआ है ना, पूरी तरीके से आयंस में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दोनों तरह के मॉलिक्यूल रहेंगे, आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल भी होंगे और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल भी होंगे। तो आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल इन दोनों के बीच में क्या लग जाता है? इक्विलिब्रियम लग जाता है। आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जैसे आप कंसिडर करिए कि AB कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो अब ये जब आयंस में कन्वर्ट होगा तो A+ अलग हो जाएगा और B- अलग हो जाएगा। अब ये जो है ये आयोनाइज मॉलिक्यूल है और ये कैसा है? अनआयोनाइज मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आयोनाइज मॉलिक्यूल है और जो अनआयोनाइज मॉलिक्यूल है उन दोनों के बीच में क्या लग चुका है? उन दोनों के बीच में लग गया है इक्विलिब्रियम। तो आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड इन दोनों के बीच में क्या लग गया है? इक्विलिब्रियम लग जाता है। इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये तो सबसे पहली और बेसिक चीज़ है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, ठीक है। अब क्योंकि ये आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम लग जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक लॉ पढ़ा था, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ
मास एक्शन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, सुनिएगा। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अभी यहाँ पर जो टाइम है वो ज़ीरो है, टाइम ज़ीरो है, मतलब कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। टाइम कितना चल रहा है, टाइम चल रहा है यहाँ पर ज़ीरो टाइम पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन पूरा होगा, कंप्लीट होगा। उसका कंसंट्रेशन पूरा क्यों होगा, क्योंकि टाइम क्या चल रहा है, ज़ीरो चल रहा है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। वो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो आयन में कन्वर्ट होना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि टाइम ज़ीरो है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो इस केस में जो हमारा AB जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन होगा C। ठीक है, और A+ और B- इनका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0 and 0। ठीक है, तो AB जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका कंसंट्रेशन हो गया C, इसका कंसंट्रेशन 0 और इसका कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि कुछ टाइम के बाद रिएक्शन होना स्टार्ट हुई, मतलब कि हम इक्विलिब्रियम की स्टेज पे आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम की स्टेज आ गई यहाँ पर कि जो हमारे आयोनाइज मॉलिक्यूल थे और अनआयोनाइज मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों के बीच में क्या लग चुका है, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम लग गया है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम लग गया है। तो हमने ये कंसीडर किया कि इनमें जो डिसोसिएशन होगा उस डिसोसिएशन की वैल्यू को हमने क्या माना, अल्फा माना। तो जब इक्विलिब्रियम लगा, ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी यानी कि A+ की, ये होगा C अल्फ़ा, ये भी होगा C अल्फ़ा, और AB कितना रह जाएगा, जो हमारा अनआयोनाइज मॉलिक्यूल है वो हो जाएगा C माइनस C अल्फ़ा। ठीक है, C माइनस C अल्फ़ा, ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है। तो जब टाइम 0 था तो अनआयोनाइज मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन पूरा एज इट इज़ था। ठीक है, और A+ 0 और B- भी 0, क्योंकि ना ही ये कन्वर्ट हुआ ना ही ये कन्वर्ट हुआ। लेकिन जब हम कौन सी स्टेज में आए, जब हम आए इक्विलिब्रियम की स्टेज में, सो इक्विलिब्रियम की स्टेज में क्या होगा, ठीक है, कि इसका कंसंट्रेशन C अल्फ़ा, इसका कंसंट्रेशन C अल्फ़ा, तो हमारा जो AB है उसमें से कितना कंसंट्रेशन कम हो गया, C अल्फ़ा कंसंट्रेशन उसका कम हो गया है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि K की वैल्यू निकालते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल अपॉन में अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, या आप ऐसा बोल सकते हैं प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A+, B नेगेटिव, और उसके अपॉन में क्या आ जाएगा, उसके अपॉन में आ जाएगा AB। ठीक है, ये होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला। कैसे निकाला मैंने डिसोसिएशन का फॉर्मूला, A+, B नेगेटिव, और अपॉन में क्या आ गया है, अपॉन में आ गया है AB। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं A+ का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना है, इसका कंसंट्रेशन है C अल्फ़ा। B नेगेटिव का कंसंट्रेशन भी कितना है, C अल्फ़ा। तो AB का कितना हो जाएगा, C माइनस C अल्फ़ा। तो K = देखिए C², अल्फ़ा अल्फ़ा है तो अल्फ़ा², C को यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस अल्फ़ा। एक C से एक C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हो गई C अल्फ़ा² अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा, C अल्फ़ा² अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा। ये आ गया हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आई है डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए। लेकिन जब हम किसकी बात करेंगे, जब हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में मैंने आपको क्या बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर
आयोनाइजेशन बहुत ही कम होगा, जो भी मॉलिक्यूल हैं वो बहुत ही कम रेशो में आयंस के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अल्फ़ा होता है, जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये 1 से बहुत 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 ज़्यादा छोटा होगा। तो यहाँ मैं सिचुएशन बता रही हूँ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी लेस देन टू 1। अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी लेस देन टू 1। अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 1 से बहुत बहुत ज़्यादा क्या है, छोटी है। अब अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बहुत बहुत ज़्यादा छोटी है, इस वजह से जो हमारे फॉर्मूले में 1 माइनस अल्फ़ा है, उस 1 माइनस अल्फ़ा को हम क्या मान लेंगे, उस 1 माइनस अल्फ़ा को हम 1 मान लेंगे, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटी है। तो ये जो 1 माइनस अल्फ़ा है, इसमें अल्फ़ा को हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम अल्फ़ा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा है इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर जो 1 माइनस अल्फ़ा है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 1। ठीक है, तो जब यहाँ पर वैल्यू आ गई 1, सो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में 1। तो यहाँ पर जो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, K इज इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर। ये यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ गया। तो ये यहाँ तक हुआ। अगर मुझे अल्फ़ा की वैल्यू सिंगल करनी हो तो मैं C को उधर भेज दूँगी, तो C किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, K बाय C। और अगर मैं स्क्वायर को उधर भेजूँ तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अंडर रूट KC। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हमने क्या निकाला, अल्फ़ा की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। अब इसके बाद ये तो हमने थ्योरी पढ़ रहे हैं, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की थ्योरी पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन इसमें हमने अप्लाई किया, जिससे हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला एक तो निकाला, और एक हमने अल्फ़ा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट किया है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताती हूँ, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये अल्फ़ा की वैल्यू होती है। अल्फ़ा को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा को हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाती है ये भी देख लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखिए अल्फ़ा की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है C कंसंट्रेशन पर मोलार कंडक्टिविटी अपॉन में इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पर मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है, ये हमने कोलराश लॉ जब पढ़ा था, तो कोलराश लॉ में हमने स्टडी किया था कि जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उन वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिंग पावर होती है, उस कंडक्टिंग पावर को हम आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, ये हम कोलराश लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ते हैं, है ना। डेल एम इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलार कंडक्टिविटी, और डेल एम सी मतलब कि कोई भी C कंसंट्रेशन पर मोलार कंडक्टिविटी। C कंसंट्रेशन पे जो मोलार कंडक्टिविटी हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन में आपका M। और ये वाली डेल एम इनफाइनाइट की जो वैल्यू निकाली जाती है वो कोलराश लॉ की हेल्प से निकाली जाती है। ये दोनों मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यूज़ को निकाल के जब हम एक दूसरे के रेशो में रखते हैं तो हमें पता चलती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डेल एम सी अपॉन में डेल एम इन्फिनिटी। इतना करने के बाद ये जो आपकी पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, जो हमारा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू के बाय सी है, उसमें जाकर हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, या ये वाली वैल्यू में हम जाकर इसको पुट कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या आएगी, देखिए इस इक्वेशन में अगर मैं इसको पुट करती हूँ और मैं K को सिंगल करती हूँ, देखिए तो K इज इक्वल्स टू C एज इट इज़
अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई है, डेल एम सी अपॉन में डेल एम इन्फिनिटी का होल स्क्वायर। सो कप्पा इज इक्वल्स टू सी डेल एम स्क्वायर सी अपॉन में डेल एम स्क्वायर इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसका फॉर्मूला आ जाएगा, इसका फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन जाएगा। ये हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू थी उसको वहाँ पर जाकर क्या किया, उसको वहाँ पर जाकर पुट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, के की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की थ्योरी को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।